हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूं आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं मैं नई हमारी साइंस की क्लास, जिसमें हम नए नए क्वेश्चन सीखेंगे, नए नए कंसेप्ट जानेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अगर आप सब लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये हमारा चैनल है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ में बेल आइकन को क्लिक करिएगा, जिससे कि हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अगर कोई एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ पूछना है या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें इस क्लास की PDF चाहिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना, अपने नाम के साथ मैसेज करना, जिससे कि आप लोगों को हम उस ग्रुप में डाल देंगे और ग्रुप में डालने के बाद में आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लासेस की PDF मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है डैश इज नॉट अ कंपाउंड, यानी कि एक इनमें से कोई ऐसी चीज है जो कि कंपाउंड नहीं है। कौन सा? एयर, वॉशिंग सोडा, वाटर या विनेगर। डैश एक यौगिक नहीं है, वायु, धुलाई का सोडा या फिर पानी या सिरका। इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या क्या ये कंपाउंड एलिमेंट ये होते क्या हैं। देखो, तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? जो किसी भी चीज से मिला हुआ नहीं है, जो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम हाइड्रोजन सुनते हैं, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। अब इनका मैंने किसी और के साथ मिक्सर करवाया है? मैंने पानी के साथ या फिर कुछ और बनाया है इनका? नहीं। जो प्योरेस्ट फॉर्म में है, जो इकलौता है, एक एटम जो बोलते हैं ना, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा, यानी कि दो या दो से प्लस कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स जो साथ में एक साथ जोड़ दिए गए हैं। किस तरीके से? कुछ एक नई चीज बनाने के लिए जोड़कर एक नई चीज बनाए। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन को मिलाया, दो हाइड्रोजन लिए और एक ऑक्सीजन मिला, क्या बनाया? H2O, पानी बना। अब ये देखो, कंपाउंड की खास बात क्या होती है कि जब भी मैं दो एलिमेंट्स को दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जोड़ती हूँ, तो जो भी नई चीज़ बनती है ना, उसका रिलेशन पिछले वाली चीज़ों से नहीं है। अब देखो, हाइड्रोजन हमें पता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एकदम। तुम लोगों ने हाइड्रोजन फ्यूल का नाम सुना होगा कि हाइड्रोजन से तो फ्यूल बनता है, नहीं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं उन एलिमेंट से, तो उनके पास जो एक नया कंपाउंड बना है ना, जैसे पानी बना है, पानी की हाइड्रोजन और वाटर की कोई क्वालिटी नहीं बची होगी। पानी की अपनी क्वालिटीज़ हैं, पानी की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाइड्रोजन की अलग होती है और ऑक्सीजन की अलग होती है। हाइड्रोजन को, अगर मुझे हाइड्रोजन को यूज़ करना है तो उसकी जगह मैं पानी का नहीं यूज़ कर सकती। तो ये होता है कंपाउंड। और ये होता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जैसे मान लो कि तुमने दो तीन चीज़ों को मिला दिया, सभी अलग अलग। जैसे एक लिया तुमने चीनी के दाने और एक तुमने लिए दाल के दाने, ठीक है। चीनी और दाल के दानों को मिक्स कर दो। सिंपल ऐसे जो दाने ना बिना चूरा करे हुए, उसको मिक्स कर दो। अब अगर मिक्स करोगे तो क्या होएगा? सिंपल तो ऐसे मिक्स हो जाएंगे, पर क्या मैं कह सकती हूँ कि वो दाल जो है वो चीनी में मिक्स हो गई है, या फिर चीनी जो है, चीनी का असर जो है वो खत्म हो गया है दाल आने की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने सिंपल कहा है कि ये जो चीनी के दाने हैं कुछ एक, ठीक है, और ये है थोड़े बहुत दाल के दाने, ठीक है। कलर चेंज कर देती हूँ, ये जैसे दाल के दाने हो गए। अब दो चार चीनी के दाने और दो चार दाल के दाने अगर मैं ऐसे ही हाथ से मिला दूंगी तो उससे कुछ नहीं चेंज होने वाला। हाँ, पर एक मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। मिक्सचर क्या बोलते हैं? मिश्रण बन जाएगा, वो होता है मिक्सचर। तो उसका ना जो पहले वाले तत्व होते हैं, पहले वाले तत्व की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सेम ही रहती है, ठीक है, चेंज नहीं होती है। वो होता है मिक्सचर। तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसकी मैं बात बताती हूँ। वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा किससे बना है? वॉशिंग सोडा बना है Na
H2CO3 से। ये एक कंपाउंड है, क्योंकि सोडियम लगा है, कार्बन लगा है, ऑक्सीजन बना है, पर इससे बिल्कुल एक नई ही चीज़ बनी है। ठीक है, पानी अभी अभी बताया मैंने, कार्बन क्या बना है, कंपाउंड है। विनेगर, सिरका जिसे बोलते हैं, सिरका, सिरका भी एक तरह का कंपाउंड ही है, क्योंकि सिरका भी कई सारे एलिमेंट्स बना है। लेकिन जो एयर है, एयर कई सारी गैसेस का मिक्सचर है, और इवन एयर के अंदर भी अलग अलग तरह की गैसेस होती है जो कि एक मिक्सचर होती है। ठीक है, एयर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसिस, आइस का, बर्फ का गलनांक है, क्या गलनांक है? 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, या 5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे, आइस का मेल्टिंग पॉइंट या बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही सेम होता है, और कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि देखो, अगर जैसे 0 डिग्री के नीचे जाएगा तो वो हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। जैसे 0 से थोड़ा सा ऊपर गया तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उबलना शुरू हो जाता है पानी। उबलना मतलब पानी जो है वो भाप में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और एक है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस है बच्चे, जहाँ पे जो पानी है वो क्या हो जाता है, उसका डेंसिटी, घनत्व, ठीक है, डेंसिटी जो है वो उसकी मैक्सिमम हो जाती है, घनत्व अधिकतम हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पूछ रखा है तो 0 डिग्री सेल्सियस। एक और भी है पॉइंट कि कब होता है, जब हमारा फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस डिग्री है वो सेम होते हैं। मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होएगा जब फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है वो सेम होते हैं? तो वो होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस। वो कब होएगा? वो होएगा -40 डिग्री के अंदर। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट हो, दोनों सेम ही होते हैं। अगला, थर्ड, डैश इज अ फंडामेंटल पार्टिकल दैट कॉन्स्टिट्यूट एन एटम अदर देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारे पास एक फंडामेंटल, एक बेसिक सा पार्टिकल है एटम के अंदर, जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं ना वो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा और क्या मिलता है हमें? न्यूरॉन मिलता है, फोटोन मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है, या एटम मिलता है। तो हम सब ने इतने टाइम से एक ही चीज़ पढ़े जा रहे हैं कि एटम के अंदर क्या क्या मिलता है। एटम के अंदर 3 चीज़ें मिलती हैं। प्रोटॉन, जिसका आविष्कार किसने किया था? ई गॉडस्टिन ने। ठीक है, दूसरा हमारा न्यूट्रॉन, जिसका आविष्कार किसने किया था? चैडविक ने। ठीक है, और तीसरा कौन है हमारा? इलेक्ट्रॉन, जिसका आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस का आविष्कार किसने करा था? रदरफोर्ड ने करा था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉजेज लॉस ऑफ मेमोरी? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो स्मृति हानि का कारण बनती है, याददाश्त भूल जाते हैं? तो बताओ कौन सी है? रिकेट्स है, एल्ज़ाइमर डिजीज़ है, नाइक्टोलोफोबिया है, या स्कर्वी है? तो अभी तक तो बच्चे मैंने कई बार बताया है कि रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होता है, जो कि एक बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड डिजीज़ है। दूसरा स्कर्वी होता है। स्कर्वी क्या होता है? हमारे मुंह के ये जो जबड़ा होता है और अंदर का जो हिस्सा होता है वो ख़राब होने लग जाता है, मतलब उसके अंदर सूजन आएगी, पेन होएगा, तो वो होता है हमारा स्कर्वी। तो वो होता है विटामिन सी की कमी की वजह से। लेकिन एल्ज़ाइमर डिजीज़ क्या होता है? एल्ज़ाइमर डिजीज़ होता है जिसकी वजह से हमें जो स्मृति है वो कम होने लग जाती है, यानी कि सोचने समझने की पावर धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब हम सिंपल से सिंपल काम है ना वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, और नाइक्टोलोपिया क्या होता है? ये होता है कि रात में डिम लाइट में हमें कम दिखता है। ठीक है, रात को डिम लाइट होएगी ना, डिम लाइट,
उसमें कम दिखेगा, कम दिखता है। अगला, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस इज ऑलवेज डैश एंड डेंस, यानी कि एक कनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वो किस तरह की बनती है? अक्सर 90% कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी या सीधा, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि असली और उल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड यानी कि आभासी एंड उल्टा, या फिर रियल एंड इरेक्ट, वास्तविक या सीधा। तो बच्चे सही आंसर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब लर्न कर लो क्या कि एक तो कनकेव लेंस, दूसरा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, इनकी हमेशा इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल कैसी होती है? बिल्कुल रियल नहीं होती। ठीक है, उसमें रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल होती है। ठीक है, यानी कि वास्तविक नहीं होती। और प्लस में सीधी बनती है। ठीक है, सीधी बनती है। अगला, फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या है? एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, या ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो बच्चे फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन कैसे आता है? जैसे तुम देखो, तुम जैसे अपने हाथ को भी ऐसे टच करोगे, तुम्हें पता है कि बड़ी आसानी से स्लाइड नहीं होता, कभी कभार ना ऐसे रगड़न सी आती है। जैसे हम कहीं पे भी किसी सरफेस के ऊपर टच करते हैं तो कभी कभार रगड़न सी आती है। तो वो रगड़न क्या होती है? वो होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है कि किसी भी मोशन को ओपोज करना, मतलब कोई भी चीज़ चल रही है उसको, मोशन को, उसके गति को उल्टा करना। ठीक है, उसकी गति के अगेंस्ट जाना, वो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। तो वो तभी होएगा जब कोई दो सरफेस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। जैसे तुम ये भी देख लोगे ना, जैसे तुम हाथ भी ऐसे ऐसे करते हो तो गर्माहट होती है, वो किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन के कारण होती है। ठीक है, और फ्रिक्शन 4 तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, और चौथा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। बताती हूँ ये चारों क्या होते हैं। फ्लूइड, स्टैटिक मतलब जो चीज़ रुकी हुई है, रुकावट के कारण जो फ्रिक्शन बैठ रहा है। मतलब मान लो तुम क्या होता है, जैसे एक वो होता है ना झूला, एक तरह का झूला होता है, स्लाइडिंग वाला झूला। ठीक है, कई बार ना ऐसा होता है कि तुम ना इसके ऊपर आ गए हो, एग्जैक्टली तुम यहाँ पे ही आए हो। ठीक है, और तुम आगे बढ़ नहीं रहे। ठीक है, तुम आके बैठ गए हो, बढ़े नहीं हो, तो स्टैटिक हो, मतलब एक जगह पे रुके हुए हो। तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है, एक जगह पे रुके हुए कारण, रुकने के कारण, तो वो कौन सा होता है? स्टैटिक होता है। स्लाइड करना यानी कि फिसलना, फिसलता हुआ फोर्स, फ्रिक्शन कौन सा? जब तुम उसके नीचे जब फिसलोगे तब अगर बाय चांस तुम पे अगर फ्रिक्शन आएगा तो वो कैसा होगा? स्लाइडिंग। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है जब तुम किसी चीज के ऊपर रोल करते हो, यानी कि गुलाटियां मारते हो, गुलाटियां के अंदर जो फ्रिक्शन चलता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड मतलब द्रव्य, यानी कि जब पानी के अंदर फ्रिक्शन होता है, पानी के अंदर भी फ्रिक्शन आता है। जब पानी नदी के मतलब मान लो नदी बह रही है, तो नदी जिस जमीन से टच हो रही है वहां पे भी तो फ्रिक्शन आएगा ना, जमीन रोके की जमीन भी तो उसके अगेंस्ट जाती है ना, तो वही होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अगला, इन विच फॉर्म द ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी? ग्लूकोज हमारे शरीर में किस तरीके से मौजूद होता है? फैट के तौर पे, ग्लाइकोजन के तौर पे, इंसुलिन के तौर पे, या एमिनो एसिड्स के तौर पे? तो जल्दी से बताइए किसके तौर पे हमारे शरीर में? तो बच्चे, ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के तौर पे मौजूद होता है। किसके तौर पे? ग्लाइकोजन के तौर पे। और फैट जो होता है, तुमने कहीं पे नाम सुना होगा, लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स। फैट क्या होता है? फैट का ही एक डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव, वो क्या होता है? लिपिड्स। सेम ही चीज होती है, बस ग्लाइकोजन क्या है? वो इंस्टेंट एनर्जी देगा, फैट जो है वो अपनी एनर्जी स्टोर करके रखेगा। ठीक है, अगला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का
स्रोत क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, या फिर एक्चुअली मास डिवाइड बाय वेलोसिटी होना चाहिए था। तीसरा है मास इंटू एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी डिवाइड बाय में मास। तो बच्चे मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम 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 होता है कि किसी भी शरीर की गति, ठीक है, शरीर की गति। अगर कोई चीज मोशन में है तो उसका क्या होगा? एक मोमेंटम होएगा। और वो किस किस के कारण होता है? एक वेग के कारण यानी वेलोसिटी के कारण, और उसके भार के कारण। उसकी वेलोसिटी, उसके भार के कारण उसके अंदर जो मोशन आ रहा है, उसके अंदर जो गति आ रही है, उसे बोलते हैं मोमेंटम। तो ये सही आंसर होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसकी SI यूनिट क्या बनेगी। तो मास की कितनी होती है? भार की किलोग्राम में नापते हैं ना, किसी का भी भार किलोग्राम में नापते होंगे। और वेलोसिटी यानी कि वेग का तुम्हें पता है कि इनटू में मीटर पर सेकंड होता है, पता होगा। वेग का SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये होगी इसकी SI यूनिट। अगला, कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर किसके कारण होता है? डैश के कारण होता है। रेडिएशन के कारण, मतलब सूरज से जो रेडिएशंस आ रही है ना, जो किरणें आ रही हैं, उनको रेडिएशंस कहा जाता है, ठीक है। स्मोकिंग के कारण, स्मोक करते हो? नहीं करते होंगे ना। तो स्मोकिंग के कारण होता है क्या? कैंसर होता है। या फिर वायरस के, किसी वायरस के कारण कैंसर हो सकता है। तो सही आंसर है तीनों ही, क्योंकि किसी वायरस के कारण कैंसर भी हो सकता है, स्मोकिंग के कारण भी हो सकता है, और रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है ना, उसके कारण भी हमें कैंसर हो सकता है। अगला, द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाय, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम की जो टर्म है वो किसने दी है? रॉबर्ट स्टोन ने, नागेली ने, या फिर एन ग्रेव ने, या फिर JQ प्लोवे ने। तो जल्दी से बताइए कि हमारी जी वेरी गुड। तो बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने निकाला है? JQ प्लोवे ने। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? देखो, हमारा जो सेल होता है यानी कि कोशिका होती है, उसके अराउंड एक कवरिंग होती है। वो क्या होती है? उसको या तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों सेम ही नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सेल के अंदर से क्या करना? किसी भी तत्वों को, जैसे पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या CO2 हो गया, इसका आदान और प्रदान करवाना, आदान और प्रदान करवाना। किस किस का? ऑक्सीजन का, CO2 का, और पानी का, वाटर का। इन तीनों का आदान प्रदान करवाना सेल के अंदर और बाहर से, वो कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। और ये किस किस से बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड से, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। तो ये होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अगला, द डेंसिटी ऑफ आइस इज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, कितनी होती है? मतलब इज डैश, ठीक है, यहाँ पे डैश आएगा कि एक आइस की डेंसिटी जो होती है, यानी कि बर्फ का घनत्व किसकी तुलना में? हमारे पानी के घनत्व की तुलना में कितना होता है? उससे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है, उसके बराबर होता है, या उसके नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है? चलिए जल्दी से बताइए कितना होता है। तो बच्चे, हमारा जो आइस है यानी कि बर्फ का घनत्व जो होता है वो कम होता है, किसके मुकाबले? पानी के मुकाबले, ठीक है, लेस होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर पानी हमारा जैसे ये फैला हुआ है ना, तो वो घनत्व क्या, आइस क्या होती है? वो एक
बॉडी के अंदर, एक शेप के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। और घनत्व वो होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ये कम हो गया तो मास ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला, हाउ इज डेंसिटी कैलकुलेटेड? डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो जैसे अभी बताया, मास बाय वॉल्यूम से, ठीक है। अगला, रामू कंप्लेन्स ऑफ वीक मसल्स। रामू क्या करता है, कमज़ोर मांसपेशियों की शिकायत करता है, ठीक है। एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, उसके पास बहुत ही कम एनर्जी होती है। ही मे बी हैव डेफिशिएंसी ऑफ, उसको किस चीज़ की कमी हो सकती है? विटामिन डी की, विटामिन ए की, विटामिन सी की, या विटामिन B1 की? चलो जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो बच्चे सही आंसर क्या है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है, जो कि हमारे मांसपेशियों और हड्डियों में इफेक्ट डालता है। ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं, ठीक है। सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है, और B1 की कमी के कारण बेरी बेरी होता है, ठीक है। बेरी बेरी B1 की कमी के कारण होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ स्नेक्स, टर्टल्स एंड कैम्यूलॉन? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो सांप, केचुआ और गिरगिट से निकटतम रिश्तेदार है? मेंढक है, छिपकली है, बैट है, बैट वो बल्ला गलती से हो गया, चमगादड़ एक्चुअली, या मछली? तो बच्चे हम सबको इतना तो एक बेसिक बात पता चल रही है कि सांप हो, केचुआ हो, या फिर अगर मैं बात करूं किसकी, गिरगिट की, तो ये तीनों के तीनों क्या है, रेंगने वाले कीड़े हैं, मतलब सॉरी रेंगने वाले जीव हैं। और रेंगने वाले जीव कौन कौन से, इनमें से कोई लग रहा है जो रेंगता हो? हाँ, लिजार्ड, छिपकली रेंगती है ना, तो बस वही है सही आंसर, ठीक है। ये होते हैं रेंगने वाले जीव होते हैं जिनका क्या होता है, एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, साथ में इनके 3 चैम्बर के हर्ट होते हैं, 3 चैम्बर के हर्ट होते हैं, मतलब दिल के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन एक और रेंगने वाला जीव है, कौन सा, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फॉर रस्टिंग, जंग लगने के लिए, द प्रेजेंस ऑफ बोथ डैश इज नेसेसरी, यानी कि जंग लगने के लिए दोनों ही उपस्थिति आवश्यक है। किन दोनों की उपस्थिति आवश्यक है? ऑक्सीजन और पानी की, नाइट्रोजन और पानी की, हाइड्रोजन और पानी की, या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की? जल्दी से बताइए किसकी जो उपस्थिति है वो ज़रूरी होती है, किसके लिए, रस लगने के लिए। तो जंग जो होता है वो किसके कारण लगता है, वो ऑक्सीजन और पानी के कारण लगता है, ठीक है, ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में कारण लगता है। अगला, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, यानी कि 2 न्यूरॉन के बीच में गैप। अब पहले न्यूरॉन समझ लेते हैं, न्यूरॉन होता क्या है। देखो, सबसे पहले न्यूरॉन का एक डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। अब सोच रहे होंगे मैडम क्या ही बना रहे हो, है ना। बस 2 मिनट रुक जाओ। ये बन गया हमारा न्यूरॉन का डायग्राम, ये हो गया रेडी, ठीक है। ये हमारी इसकी बॉडी, ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम। देखो न्यूरॉन होते क्या है, जैसे ये मान लो कि तुम्हें ना एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ से तुम्हें यहाँ जाना है, ठीक है। अब तुम डायरेक्टली ना यहाँ से यहाँ चल के नहीं जा सकते, पर क्या हो सकता है कि तुम यहाँ से अपना मैसेज यहाँ तक भेजो। अब यहाँ से कोई स्कूटर जाएगा, वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तुमने अपना पत्र यहाँ तक दिया, फिर यहाँ से जो स्कूटर है वो तुम्हारा पत्र यहाँ तक लेके जाएगा, फिर यहाँ से जो रेलगाड़ी है वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, रेलगाड़ी तुम्हारा पत्र यहाँ तक ले आई, फिर रेलगाड़ी से एक और कोई कार जाएगी जो यहाँ तक आएगी,
और फिर यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ से, मतलब धीरे धीरे करके जो है वो साधन चेंज हो रहे हैं। अब मान लो ये सेम ही साधन जो है वो सेम ही हो जाए, एक ही साधन हो जाए, यानी कि अलग अलग जो है गाड़ियाँ हो जाए। जैसे एक ही स्कूटर, एक ही तरह का स्कूटर है, बट एक ही स्कूटर जो है ना वो एक जगह तक ही चल सकता है, वो ज़्यादा जगह तक नहीं चल सकता। यानी कि इतने इतने एरिया तक में ये सारे स्कूटर्स लगे हुए हैं। तो ये क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं। तो न्यूरॉन होते क्या है? एक छोटा सा सेल होता है, ठीक है। मतलब वैसे तो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? नर्व सेल ही होता है, न्यूरॉन जिसे बोलते हैं, सेल के अंदर लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये हमारी इंफॉर्मेशन को, जो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे टच करना, मतलब कोई चीज़ मैंने टच की है तो उसका कैसे फील आया मुझे, मैंने कोई चीज़ सूंघी है तो वो कैसी लग रही है, मैंने कोई चीज़ देखी है, तो वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ये नर्व सेल कर रही है। कैसे करते हैं? नर्व सेल के यहाँ पे डेंड्राइट होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट क्या करते हैं? वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक ले जाते हैं। ये बीच का हिस्सा होता है इसकी सेल बॉडी, क्या होती है? सेल बॉडी। और इतना हिस्सा होता है एक्सोन, ठीक है। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो मैंने किसी चीज़ को टच किया, तो टच करते ही ये इन्फॉर्मेशन पहले डेंड्राइट तक आएगी, डेंड्राइट से सेल बॉडी से होते हुए एक्सोन तक जाएगी, और फिर बाद में आएगी, ये हिस्सा होता है नर्व एंडिंग का, नर्व एंडिंग का। नर्व एंडिंग तक क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अब एक सेल से, एक सेल के शुरुआत से लेकर एंडिंग तक पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद में अब एक और सेल यहाँ पे वेट कर रहा है, यानी कि एक और नर्व सेल यहाँ पे वेट कर रहा है। तो ये जो नर्व एंडिंग है वो इसको, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगी। और बीच में जो स्पेस पड़ा होता है ना, ये जो बीच में स्पेस है वो ये होता है, यानी कि साइनेप्स होता है, ठीक है। ये होता है साइनेप्स, जो बीच में जो स्पेस होता है जिसके कारण जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं जाती नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक ही आती है, वो होता है साइनेप्स, ठीक है। अगला, प्योरिटी ऑफ मिल्क इज टेस्टेड बाय, यानी कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा टेस्ट करते हैं? हाइड्रोमीटर के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा, स्टेल्कोमीटर के द्वारा, या थर्मोमीटर के द्वारा? चलिए जल्दी से बताइए कि दूध की शुद्धता हम किसके द्वारा चेक करते हैं? तो बच्चे दूध की शुद्धता हम किसके द्वारा चेक करते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा। और ये किसके ऊपर बेस है? ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। अगला, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि किस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जब हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उससे अगर मुझे ऊर्जा निकालनी है तो मुझे किस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना पड़ेगा? तो न्यूक्लियर फ्यूज़न करवाना पड़ेगा, फ्यूज़न करवाना पड़ेगा, या फिर डिस्ट्रक्शन करवाएगा, या फिर जनरेशन। तो वो होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है, यानी कि परमाणु विखंडन। अगला, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो किसके लिए, किसकी वजह से, क्या फ़ायदा आया था उससे? न्यूक्लियस खोजा था, इलेक्ट्रॉन खोजे थे, प्रोटॉन खोजे थे, या फिर न्यूट्रॉन खोजे थे? तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रदरफोर्ड ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्या मिला था हमें? न्यूक्लियस मिला था। क्या मिला था? न्यूक्लियस। अगला, द विंड वेन इंस्ट्रूमेंट मीजर द, विंड वेन जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या निकालता है? टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी निकालता है, विंड की डायरेक्शन निकालता है, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालता है? तो विंड वेन जो है वो विंड की डायरेक्शन निकालता है, ठीक है। अगला, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसने डिस्कवर की थी? कार्ल स्कैटली ने, या फिर विलियम्स ने, हेजनबर्ग ने, या हुक ने? तो कार्ल स्कैटली ने ऑक्सीजन की खोज करी थी, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरी, यानी निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग दंत शल्य चिकित्सा में संवेदनाहारी के रूप में किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, रेडोन,
आर्गन या फिर हीलियम, मतलब उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल गायब हो जाए, ठीक है। तो वो हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे कि क्या बोलते हैं, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है। हंसी आती है ना जिससे, लाफिंग गैस, वो क्या करती है, एक तरह से एनेस्थेटिक होती है, जो कि हमारी कहीं हद तक कॉन्शियसनेस को, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो सर्जरी होती है उसमें पेन होता है, तो उस पेन को रिमूव करने के लिए काम आती है, ठीक है। अगला, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड, यानी कि एक एसिड और एक बेस को मिलाने से क्या बनता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एक एसिड होता है और प्लस में उसको बेस मिला दो, ठीक है, तो मिलता क्या है, साल्ट मिलता है, यानी कि नमक मिलता है, प्लस में पानी मिलता है। तो वो साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पानी भी न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला, द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मैंने बताया हुआ था कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को क्या कहते हैं, CNG कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या होता है मेन चीज़ें, एक तो मीथेन होता है और दूसरा इथेन होता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में इसके अंदर क्या पाया जाएगा, मीथेन पाया जाएगा, ठीक है। और LPG के अंदर क्या पाया जाएगा, LPG के अंदर पाया जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन मतलब प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होते हैं, लेकिन ब्यूटेन को ज़्यादा बोलते हैं कि भाई अगर एक ही वर्ड आए तो तुम ब्यूटेन पे टिक कर लेना, ठीक है। अगला, प्लाज्मा इज ऑफन कॉल्ड डैश ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर होती है। तो हमारी 3 तरह की स्टेट ऑफ मैटर तुम लोगों ने सुनी रखी होगी। पहली है हमारी कौन सी, सॉलिड है, फिर है लिक्विड है, और फिर गैस है, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी होती है, उसके अलावा एक होती है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो कि क्या होती है, आयोनाइज्ड गैस होती है। आयोनाइज्ड गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो होते हैं प्लाज्मा। आयोनाइज क्या होता है कि या तो उसने जो एक एटम है, मतलब कोई भी गैस ले लो, जैसे हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, उसके जो एटम्स होंगे, उसके सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं, या तो वो सभी इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, उसने दे दिए हैं, या फिर उसने सभी इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, तो वो होती है आयोनाइज्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है। और एक आखिरी स्टेट ऑफ मैटर होती है, ये चौथी होती है, और 5वीं होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन ये 5वीं होती है स्टेट ऑफ मैटर, और इसको कहते हैं 4th, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। तो आई होप कि आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसके साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये है हमारी व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों को इस क्लास के PDF चाहिए, PDF और नोट चाहिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बस ऐसे ही हमें देखते रहिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, आपके सपोर्ट से हमें फ़ायदा मिलेगा। सो बस रिवीजन करना और नोट्स रेगुलर बनाना, ठीक है। चलिए, बाय।